हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अल्कोहल एंड फिनोल को फिनिश करने के बाद उसका जो दूसरा सब पार्ट था ईथर दैट वी हैव स्टार्टेड। तो इन द लास्ट वीडियो आई हैव टेकन अप द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स and I have started also with the methods of preparation of ether from alcohols। तो वहाँ पे हमने जो ईथर की प्रिपरेशन थी वो अल्कोहल से करी थी। अब हम ईथर की प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारा ईथर को प्रिपेयर करने का। उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे ये सोडियम इथोक्साइड है, मतलब आपने एक सोडियम एल्कोक्साइड लेना है और एक अल्काइल हैलाइड लेना है। तो SN2 मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि कार्बन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड ब्रोमीन पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इथोक्साइड का जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो फिर क्या होगा, CH3CH2O, उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH2CH3। ये आपके पास डाईथाइल ईथर हो गया। ब्रोमाइड तो यहाँ से बाहर ही निकल गया था। Na+ तो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है, NaBr ज्वाइन करके NaBr बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ईथर को प्रिपेयर कर लिया। अगर आप कोई बड़ा ईथर बनाना चाहते हैं, ये जैसे एक सिंपल चेन वाला ईथर था, नॉर्मल ईथर था, डाईथाइल ईथर। अगर आप एक बड़ा ईथर या ब्रांच चेन ईथर बनाना चाहते हैं तो आपको जो एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा वो ब्रांच चेन लेना पड़ेगा। और ये हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड लेना है वो आपने एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है, नहीं तो ईथर की बजाय ईथर के साथ साथ अल्कीन जो है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो इसकी लिमिटेशंस में हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड के साथ सोडियम लगा है तो सोडियम लिख दिया। कार्बन तीनों तरफ से सराउंडेड है तो टर्शरी लिख दिया। 4 टोटल कार्बन है, ब्यूट लिख दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्साइड लिख दिया। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, तो ब्रोमाइड जो है वो Na+ के साथ ज्वाइन करके NaBr बना देगा और आपको टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से हमने 2 ईथर्स जो हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड से प्रिपेयर करे हैं। इसमें हमें विलियमसन सिंथेसिस मेथड में हमें इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है कि इसकी क्या लिमिटेशन है। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि आपको जो रिएक्टेंट है उनकी जो चॉइस है वो केयरफुली करनी पड़ेगी। जैसे कि जो अल्काइल हैलाइड हैं वो प्राइमरी ही होने चाहिए। अगर वो अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी हो गए तो आपको ईथर के साथ साथ अल्कीन मिलेगा, और अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गए तो अल्कीन मिलेगा, ईथर तो मिलेगा ही नहीं, ट्रेसेस में हो सकता मिल जाए। और जो दूसरा रिएक्टेंट है एल्कोक्साइड, वो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप जोन सा मर्जी ले सकते हैं। तो ये जो पिछला रिएक्शन था मैंने एक बार फिर से लिख दिया कि अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और एल्कोक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो मर्जी ले लें तो आपके पास ईथर मिल जाएगा। पीछे मैंने टर्शरी ब्यूटाइल
मिथाइल ईथर बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने टर्शरी बुटाइल इथाइल ईथर बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने CH3CH2Br लिया। तो इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है, लिमिटेशन नहीं मतलब कॉशन है, वो ये है कि रिएक्टेंट को केयरफुली चूज़ करना है। अगर आप रिएक्टेंट को केयरफुली चूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ईथर की बजाय मिक्सचर अल्कीन और ईथर का मिल सकता है। और अगर आपने अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ना लिया, सेकेंडरी लिया, तो अल्कीन और ईथर का मिक्सचर मिल जाएगा। और अगर आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया फिर तो ईथर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली MCQs में और उसमें सब्जेक्टिव दोनों में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है बच्चा, ओके, ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की। कंक्लूजन इसमें यही लिखा हुआ है कि एल्कोक्साइड आप जौन सा मर्जी ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जौन सा मर्जी ले लो, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड है शुड की जगह मस्ट लिख सकते हो, मस्ट बी प्राइमरी इन नेचर। ये एक आपकी पहली लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। सेकंड लिमिटेशन है कि अगर सिमेट्रिकल ईथर में सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, अगर सिमेट्रिकल ईथर जिनमें सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपने यूज़ किया है, तो आप उसको सिमेट्रिकल ईथर हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, आप ईथर को गुड यील्ड में प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी यूज़ कर लिया है, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड आपने प्राइमरी यूज़ करना है। और जो मैंने एल्कोक्साइड यूज़ किया ये मैंने ब्रांच्ड यूज़ कर लिया, तो ये सेकेंडरी एल्कोक्साइड यूज़ कर लिया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको हैरानगी होगी कि आपको लगेगा कि NaBr बाहर निकल जाएंगे, ये और ये आपस में ज्वाइन कर जाएगा, तो आपको डाई आइसोप्रोपाइल ईथर मिल जाएगा। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर ऐसे मतलब कि CH3CH3O CH3CH3, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। पर ये स्टार लगा के मैंने क्या लिखा है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो प्रोडक्ट और भी मिल जाते हैं, एक आपको अल्कोहल मिल जाता है, एक आपको प्रोपीन मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि हमें जो प्रोडक्ट मेजर मिलना चाहिए था वो हमें माइनर मिल रहा है, और जो हमें नहीं मिलने चाहिए थे वो मिल रहे हैं। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड को प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करा। अल्काइल हैलाइड आपको स्ट्रिक्टली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इसे सेकेंडरी या टर्शरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली एल्कीन और साथ में ईथर और मे बी अल्कोहल जो है वो भी मिल सकता है। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी विलियमसन सिंथेसिस की एक लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है कि अब ऐसे जब आपको डाइराइल ईथर्स बनाने हैं या एरोमेटिक ईथर्स बनाने हैं, तो ये नहीं कि आपने ब्रोमोबेंजीन और सोडियम फिनोक्साइड ले लेना है तो रिएक्शन हो जाएगा कि Na और Br ज्वाइन करके NaBr बन के बाहर निकल जाएंगे और आपको डाइफिनाइल ईथर मिल जाएगा। जैसे कि थ्योरेटिकली बड़ा अच्छे से नज़र आ रहा है कि NaBr
आउट हो जाएंगे, ये फिनोक्साइड और ये बेंजीन आपस में ज्वाइन करके डाइफिनाइल ईथर मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं होता, अराइल हैलाइड जो हैं SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करते। इसलिए जो थर्ड लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की कि डाइफिनाइल ईथर को विलियमसन सिंथेसिस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि उसका कारण है कि अराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब हम सेकेंड मेथड पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। सेकेंड मेथड जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड से डाइथाइल ईथर को प्रिपेयर करना है, ये हम ऑलरेडी अल्कोहल फिनोल के अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। ये मॉइस्ट नहीं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। तो अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ईथर मिल गया, साथ में 2 सिल्वर ब्रोमाइड मिल गया। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि ईथर की प्रिपरेशन का मेथड जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है वो एक तो विलियमसन सिंथेसिस वाला और एक मैंने जो आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट में भी इट्स वेरी सिंपल, जो CH3 ग्रुप है वो CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास आ गया CH3O CH2CH3 यानी इथाइल मिथाइल ईथर। मैंने आपको बताया हुआ ना कि अगर आपके पास एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो इथाइल का E अल्फ़ाबेट में पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो ये इथाइल मिथाइल ईथर आ गया, साथ में MgBr आए जिसे ब्रोमो मैग्नीशियम आयोडाइड कहा जाता है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बस इसके फिनिश हुए, मतलब यहाँ तक ही थे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत सिंपल है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। आगे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में पहले है रिएक्शंस ऑफ इथेरिल ऑक्सीजन। इथेरियल ऑक्सीजन का मतलब कि ईथर की जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन कहते हैं। इस टाइप 1 में 2 रिएक्शंस हैं। पहले रिएक्शन में जो मिनरल एसिड है वो डाइथाइल ईथर या ईथर के इथेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका मिनरल एसिड का जो हाइड्रोजन होता है इथेरियल ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उनके साथ ज्वाइन कर जाता है। और ये जो इसका क्लोराइड है या इसका जो बाइसल्फेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले लेना, और ये जो कि H ने इथेरियल ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड लगे होते हैं और एक लोन पेयर, उसे एक्सोनियम कहते हैं, बाहर क्लोराइड है तो इससे डाई इथाइल एक्सोनियम क्लोराइड। ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इज HHSO4। ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव, HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर देता है और पॉजिटिव चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो ये डाई इथाइल है, क्योंकि 2 बार इथाइल है। एक्सोनियम बता दिया मैंने, ये बाइसल्फेट है, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ये बाइसल्फेट है, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इसका पहला रिएक्शन है, पर इसके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो इथेरियल ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो BF3 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो लुईस एसिड है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो इसका नाम आपने याद करना तो कर लो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। बोरोन ट्राइफ्लोराइड है और ये ऑक्सीजन ने चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है तो इसे इथेरिएट कह सकते हैं। ऐसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने में ऐसा होता है कि ये जो डाईथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। ये बाकी RX है, मतलब ये RX है, ये बीच में मैग्नीशियम है, RMgX। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हो गया ना। तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और इथेरियल ऑक्सीजन से, तो इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथेरिएट कहा जाता है। आई एम श्योर कि आपको फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। रिएक्शन फर्स्ट टाइप के जो कि इथेरियल ऑक्सीजन के थे ये हमने पढ़ लिए। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन ईथर्स के जो हैं वो पढ़ेंगे। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या है कि ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें ईथर का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। आपको पता है कि ईथर क्या है, COC। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का मतलब है कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, या ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, या दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो होगा डाई इथाइल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो ये चूँकि सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप चाहे इसको ब्रेक कर दीजिए या इसको ब्रेक कर दीजिए, इज़ वन इज सेम थिंग। तो एक हिस्सा जो है आयोडीन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो आपके पास CH3CH2I मिल जाएगा, और एक हिस्सा जो है O के साथ लग जाएगा, CH3CH2OH मिल जाएगा। इसका मतलब कि डाईथाइल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करने पे आपको इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल जो है वो मिल जाएगा। ये था हाइड्रोजन आयोडाइड 373 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो है पूरी तरह से दोनों तरफ से ब्रेक करता है, और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करके वाटर बना देगा। तो 2 आयोडीन हो गए, 2 C2H5 हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर आ गया। ठीक है बेटा। तो ये था अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सेस में यूज करोगे। उसके बाद हमारे पास साइक्लिक ईथर भी हैं। साइक्लिक ईथर में भी ये बॉन्ड जो है यहाँ से और यहाँ से ब्रेक करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करके आपको वाटर दे देगा। तो आपके पास 373 केल्विन टेम्परेचर पे CH2CH2 CH2CH2, इस तरफ CH2, इस तरफ CH2, और यहाँ पे Br लग जाएगा, Br लग गया, और इस तरफ भी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन जो है वो आ जाएगा। क्लियर है बेटा। इसका मैकेनिज्म बहुत ही ईजियर है।
कि अब मैंने मैकेनिज्म में क्या किया है कि जो दोनों तरफ कार्बन की चेन है वो इक्वल नहीं ली, एक तरफ एक कार्बन ले लिया है, एक तरफ दो कार्बन ले लिए हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट किया है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और आयोडाइड जो है वो गुड लीविंग एजेंट होता है, ये बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन इथेरियल ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ है, उसे एक्सोनियम कहते हैं। तो ये एक्सोनियम आयन हो गया। इसे आप प्रोटोनेटेड ईथर भी कह सकते हैं। तो एक्सोनियम आयन आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टेबल कभी नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा और ये जो आयोडाइड है छोटे वाले मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर देगा और आपको मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसने बड़े वाले पे नहीं अटैक किया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब ये बड़ा ग्रुप है वो आयोडाइड को रिपेल कर रहा होगा, तो इसलिए आयोडाइड के लिए यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा ईजियर था, इसलिए आपको CH3I और CH3CH2OH मिल गया। अब जैसे कि हमने कहा कि आप एक्सेस यूज़ करोगे, तो अगर एक्सेस यूज़ करोगे तो फिर आपके पास जो अल्काइल आयोडाइड है उसका एक नहीं बल्कि उसके कितने मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे नोट में भी लिखा है इफ़ एक्सेस ऑफ HI इज़ यूज्ड इथेनॉल दस फॉर्म्ड, मतलब कि इथेनॉल जो बनता है जैसे कि यहाँ पे ये बना है, ये फिर से एक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके एक और इथाइल आयोडाइड बना देगा। मैं रिपीट करता हूँ कि आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन HI की यूज़ कर रहे हो, आपके पास इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल आ गया, लेकिन अगर आप इसे एक्सेस में यूज़ करोगे तो जो इथाइल अल्कोहल है वो एक बार तो बन ही जाएगा, फिर वो दोबारा से HI के साथ कंबाइन करेगा और एक मॉलिक्यूल और इथाइल आयोडाइड का बना देगा और ये रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पे ही होगा। क्लियर है बेटा? ओके। ये यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, जो मैंने बोला है एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करेंगे तो जो बिल्कुल पहला रिएक्शन है जिसमें डाइथाइल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल अल्कोहल बना रहा था, तो वो इथाइल अल्कोहल एक और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंबाइन करके एक्सोनियम सॉल्ट बना देगा और फिर एक्सोनियम सॉल्ट से यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास इथाइल आयोडाइड का एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो HI रिएक्ट फास्टर देन HBr रिएक्ट फास्टर देन HCl, तो ज़्यादातर हम HI और HBr ही इन रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस के साइट ऑफ क्लीवेज क्या है, कि क्या ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, आयोडीन जो है वो छोटे ग्रुप के साथ लगेगा कि बड़े ग्रुप के साथ लगेगा। इसमें दो बातें हैं कि अगर तो अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे ये एक CH3 ग्रुप ही है और ये एक ब्रांच्ड है, मतलब ये सेकेंडरी है, तो उस केस में जो हैलाइड आयन होता है वो छोटे अल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है स्टीरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम की वजह से। जैसे ये आपके पास मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो H के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और आयोडाइड जो है वो छोटे कार्बन वाली चेन पे अटैक करके आपको मिथाइल आयोडाइड बना देगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर ईथर में
ऑक्सीजन के, इथेरियल ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी चेन है, तो उस केस में जो आयोडाइड है वो प्राइमरी चेन के साथ अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि सेकेंडरी चेन उसको स्टेरिकली क्या करती है, हिंडर करती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपके पास जो ग्रुप है वो टर्शरी हो तो उस केस में उलट हो जाता है। उस केस में ये होता है कि बॉन्ड जो है वो यहाँ से क्लीव करता है। जब बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा तो आपके पास CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3, ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकटाइन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकटाइन जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आयोडाइड जो है वो रैपिडली इस टर्शरी कार्बोकटाइन पे अटैक कर देगा। तो आपको टर्शरी बुटाइल आयोडाइड और H जो है CH3OH के साथ, CH3O के साथ लग के CH3OH बना देगा। यानी अब साइट ऑफ क्लीवेज जो है ये हो गई। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी या दोनों प्राइमरी हैं तो आयोडाइड जो है वो छोटे कार्बन की चेन के साथ लगेगा, और अगर ईथर टर्शरी है तो उस केस में जो आयोडाइड है वो बड़े ग्रुप के साथ यानी टर्शरी ग्रुप के साथ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकटाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये है तो आपकी नॉलेज के लिए है। NCERT में एक एक दो दो लाइनें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो आई एम श्योर यू कैन मैनेज दैट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपके पास एरोमेटिक ईथर है, एनिसोल है, जैसे OCH3 है, तो फिर क्या होगा भाई, ये बॉन्ड तो नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बन जाना डबल बॉन्ड। मतलब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो रेजोनेंस की वजह से ही बन जाना डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। साइट ऑफ क्लीवेज ये है, ये क्या है, साइट ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे क्लीवेज हो रही है, तो नेचुरली फिर आयोडाइड जो है वो छोटे कार्बन के साथ लग के CH3I बना देगा, और H जो है O नेगेटिव पे अटैक कर देगा, या O नेगेटिव जो है वो H के ऊपर अटैक कर देगा। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए था कि O नेगेटिव जो है वो H पे अटैक कर देगा। और इस तरफ मैंने बताया हुआ है कि अगर आप वाइस वर्सा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, तो आयोडाइड का यहाँ पे अटैच होने का चांसेस ही नहीं है। ये बॉन्ड इसलिए नहीं टूटता कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, ये सब आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। अब एक और चीज़ आखिर में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके पास लेट अस अज्यूम के बेंजाइल फिनाइल ईथर है, यानी कि ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं अटैच, बल्कि CH2O CH3 है। तो इस केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये प्रोटोनेटेड बेंजाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा। तो बॉन्ड जो है फिर ये ब्रेक कर गया, तो ये कार्बोकटाइन बन गया। और बेंजाइल कार्बोकटाइन इज हाईली स्टेबल। जब ये हाईली स्टेबल है तो आयोडाइड नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आपके पास बेंजाइल आयोडाइड आ जाएगा और साथ में CH3OH आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है क्लीवेज ऑफ डाइराइल ईथर। तो इस तरफ भी बेंजीन है, इस तरफ भी बेंजीन है इथेरियल ऑक्सीजन के, यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है। ना ये बॉन्ड ब्रेक करना, ना ये बॉन्ड ब्रेक करना है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो साइट ऑफ क्लीवेज के ऊपर मैंने आपको काम करवाया आखिर में जाके, बिकॉज MCQs में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। होपफुली you understand this nicely. In case you had a problem, you can contact me, you can video call me, but don't WhatsApp पे जब आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजते हो तो हम सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, so don't mind।
तो वो जो आप कहना चाहते होते हो टेक्निकली वो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन को हम गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं, उसका आंसर फिर और तरीके से देते हैं। जब आप मुझे कॉल करके क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका आंसर आपको ज़्यादा प्रिसाइजली दे सकता हूँ। ठीक है बच्चा, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, थैंक यू।